हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और लेक्चर करेंगे बेटा। और उसमें अपन ने जो लास्ट टर्न पे लेक्चर किया था उसके अंदर अपन ने रोल प्रमेय क्या है उसका कथन दिया और उसका प्रूफ किया था। ठीक है, आज अपन इस रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ क्या है ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो रोल प्रमेय का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ये जैसे टेस्टों में भी मैंने कई बार पूछा है और जनरली बच्चे इसको नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो रोल प्रमेय के प्रूफ में अटक के रह जाते और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम ये उनसे नहीं होता है। तो रोल प्रमेय बेसिकली है क्या, ये आपको पता है कि यदि फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए बी में सतत है, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी ऐसा होता है जहाँ एफ डैश सी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये अपन ने रोल प्रमेय के बारे में पढ़ा था बेटा पूरा का पूरा। ठीक, अब इसी चीज़ को अपन ज्यामितीय अर्थ की फॉर्म में लेते हैं। तो अपन ने देखा था प्रूफ में भी कि रोल प्रमेय में जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वो दो फॉर्म में हो सकता है कि या तो कांस्टेंट हो सकता है उस इंटरवल में, या वो वेरी कर सकता है उसकी वैल्यू को। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो सबसे पहले अपन वही केस लेंगे कि यदि फलन एफ एक्स अचर है, यदि फलन एफ एक्स अचर है तब उस अवस्था में फलन का जो ग्राफ है, फलन का आलेख एक्स अक्ष के समानांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर या समानांतर कुछ भी लिख दो आप, पैरेलल होगा। एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा होगी। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तब तो अपन ये वाली चीज़ें नहीं लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में लिखने का तरीका। और अगर बड़ा आता है तो उस केस में आपको ये भी लिखना पड़ता है, अंतराल कौन सा, विवृत अंतराल, अतः अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसा चित्र 1 में दिखाया गया है, तो मैं चित्र 1 बना रहा हूँ, अभी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं इन जनरल वे में आपको सामने इस तरह से ले रहा हूँ कि जैसा चित्र 1 में दिखाया गया है, तो चित्र 1 बना लेते हैं। वो कहता है यदि फलन एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो इस अवस्था में जो उसका ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष के समानांतर एक पैरेलल लाइन होगी। और वो पैरेलल लाइन क्या रूप ले सकती है अपने, वो मैं आपको बता रहा हूँ करके। ठीक है, और जैसे अपने पास कोई भी ग्राफ है तो उसके लिए अपन पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है और ये ए पॉइंट है फंक्शन के लिए और ये बी पॉइंट है फंक्शन के लिए दूसरा है। तो ए और बी के बीच में फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है और ए और बी के बीच में फंक्शन थ्रू आउट क्या है, डेरिवेबल है। ठीक है, और एफ ए बराबर क्या दिया है, एफ बी। तो वो ये कहता है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं एफ ए, एक पॉइंट्स तो क्या हो गया इसका, ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए है, बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ बी है, और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और ग्राफ कैसे चल रहा है अपना बेटा, ये इस तरीके से चल रहा है पहले केस में, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर आपने क्या देखा कि ये जो इसका मान क्या है, ए और एफ ए, इसका मान क्या है, बी और एफ बी। इस थ्रू आउट इसके बीच में फंक्शन क्या है, अपने कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस एक लाइन है। और अगर एफ एक्स बराबर के है तो उस केस में आप एफ डैश एक्स का मान क्या लिखोगे, 0। तो ए और बी पॉइंट के बीच में फंक्शन क्या आता है, हमेशा अपने उसमें उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 आता है। ठीक है, अब दूसरा केस अपन क्या ले सकते हैं बेटा कि जैसे अपने पास ये है और मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और इसके बीच में अब फंक्शन किस रूप में आ सकता है, इसे और मैं थोड़ा सा बनाऊँ इसको,
ठीक है, आप बड़ा बना लेंगे क्योंकि मेरे ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इतना ही बन पाएगा मेरे से। ठीक है, अब वो ये कहता है देखो ये ए और बी पॉइंट पे बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या थ्रू आउट चेंज हो रही है। ठीक है, और उस केस में अपन अगर कुछ 3 पॉइंट इसके ले रहे हैं जो कि इसके इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या कर सकता हूँ मैं टेंजेंट खींच सकता हूँ। ठीक है, और टेंजेंट खींचूंगा तो कम से कम एक पॉइंट ये P1, दूसरा पॉइंट P2 और तीसरा पॉइंट क्या होगा P3। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे यदि मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो निश्चित रूप से तीनों पर टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है अच्छी तरह से। भाई पहले केस में फंक्शन कांस्टेंट था तो एफ एक्स इज इक्वल टू के था और एफ डैश सी बराबर जी था और एफ डैश सी अपने को चाहिए ए और बी के बीच में। तो वो ये कहता है कि कोई भी कर्व हो उस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर अपन क्या कर सकते हैं टेंजेंट खींच सकते हैं, और वो जो टेंजेंट हैं वो कम से कम एक बिंदु ए और बी के बीच में ऐसा होगा कि एक टेंजेंट निश्चित रूप से पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। ये रोल प्रमेय कहती है अपनी। ठीक है, तो ये चित्र 1 है बेटा जिसके बारे में मैं आपको लिखा चुका हूँ। ये चित्र 2 है जिसके बारे में मेरे को लिखाना है आपको। ठीक है, क्या लिखा है मैंने अभी तक, यदि फलन एफ एक्स अचर है तो उस अवस्था में फलन का आलेख एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा होगी, अतः अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसा इसे चित्र 1 में दिखाया गया है। अब अपन क्या लिखेंगे, यदि एफ एक्स अचर नहीं है तो इसका आलेख एक सतत वक्र होगा। यदि एफ एक्स अचर नहीं है, यदि एफ एक्स अचर नहीं है तब इसका आलेख आलेख मतलब ग्राफ, तब इसका आलेख एक सतत वक्र होगा। ठीक है, और वो ये कहता है चूंकि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए बराबर क्या है एफ बी, ये एफ ए है जैसे वैल्यू जो डॉट डॉट में मैंने दिखाई है और ये एफ बी है। ठीक है, चूंकि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी अतः एफ एक्स पहले बढ़ता है और फिर घटता है। अपन ने जो चित्र लिया उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन, अतः एफ एक्स पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, क्या लिखा है कि एफ एक्स पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता था ये केस, ये यूं भी हो सकता था, तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। या पहले घटता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। ये सब चीज़ें आपको तभी लिखनी है जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, ये ध्यान रखना। अदरवाइज आपने को अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और फिर क्या लिखा मैंने, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऐसा करते समय एफ एक्स, मैं चित्र 1 मिटा दे रहा हूँ आपके सामने से। ठीक है, ऐसा करते समय एफ एक्स P1, P2, P3 डॉट 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 लगा देना, जैसे बिंदुओं से गुजरता क्या करता है ये गुजरता है। जहाँ एफ एक्स अचर है, जहाँ क्या है एफ एक्स अचर है, ये पर्टिकुलर जगह पे, या आप ये लिख सकते हो जहाँ एफ डैश एक्स बराबर 0, आप दोनों चीज़ लिख सकते हो। जहाँ एफ एक्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ एक्स क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जहाँ एफ एक्स अचर है इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है। इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के क्या है समानांतर है। ठीक है, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो अपन ने क्या बताया बेटा सबसे पहले कि यदि एफ एक्स अचर है तो इस अवस्था में फलन का आलेख एक्स एक्स के समानांतर एक रेखा है और इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। और फिर अगर एफ एक्स अचर नहीं है तो वो ग्राफ टूल की फॉर्म ले लेगा और उस केस में ये P1, P2, P3 बिंदुओं से गुजरता है जहाँ पर एफ डैश एक्स का मान 0 होता है। ठीक है। अब लास्ट में अपन रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ निकालेंगे। तो रोल प्रमेय का निम्न ज्यामितीय अर्थ है। आपको सिर्फ यही ही याद रखना है, ये चीज़ मैंने सिर्फ समझाई है आपको, ये ध्यान रखना। वो लिखता है यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, अब रोल प्रमेय का अपन ज्यामितीय अर्थ पढ़ रहे हैं बेटा, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, अपन क्या लिखेंगे, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, यह चीज आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है तथा इसके सिरों ए तथा बी पर कोटि समान है। वक्र था ना अपना ये वाला वक्र, तो ये सिरा ए है इसका और ये सिरा बी है, ध्यान रखना। ठीक है। तथा इसके सिरों ए तथा बी पर कोटि समान है तो आरेख पर बिंदुओं, तब आरेख पर बिंदुओं ए तथा बी को छोड़कर कम से कम एक ऐसा बिंदु P विद्यमान होगा कि, छोड़कर कम से कम एक ऐसा बिंदु P विद्यमान होगा कि, ठीक है, जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, ठीक है। ये अपने है या होगी लिखो आप इसको, जहाँ स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी। तो कोई भी कर्व है, रोल प्रमेय क्या कहती है, उस कर्व के प्रत्येक पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींच सकते हैं। तो कम से कम एक टेंजेंट जो उसके इनिशियल और एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच में ऐसा होगा जो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। इफ अ कर्व हैज अ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट देयर ऑफ and the ordinates of its extremities a and b are equal, there exists at least one point P on the curve other than a and b, the tangent at which is parallel to the x axis। तो ये रोल प्रमेय का अपना ज्यामितीय अर्थ है। क्या आपको लास्ट में सिर्फ ये याद रखना है, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है। वो स्पर्श रेखा क्यों विद्यमान होगी, क्योंकि एफ डैश ही विद्यमान है। एफ डैश ही विद्यमान कहाँ है, ए और बी के बीच में। रोल प्रमेय की सेकंड कंडीशन क्या है कि विवृत अंतराल ए बी में फलन क्या है, अवकलनीय है। तो वो यही चीज़ कह रहा है, यदि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है तथा इसके सिरों ए तथा बी पर कोटि समान है, ये इसकी तीसरी कंडीशन है कि एफ ए बराबर क्या है, एफ बी, तब आरेख पर बिंदुओं ए तथा बी को छोड़कर कम से कम एक ऐसा बिंदु क्या P विद्यमान होगा जहाँ स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या होगी, समानांतर होगी। तो ये रोल प्रमेय बेटा जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको दिया है। ठीक। अब वो ये कई बार पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको एक नेसेसरी कंडीशन का मतलब समझाया था बेटा, किसमें, जब फंक्शन में डेरिवेटिव शुरू किया था और मैंने कहा था नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डेरिवेटिव, और उसमें अपन ने क्या बताया था, नेसेसरी कंडीशन का मतलब इफ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन रिजल्ट विल नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है। क्या थी कंडीशन वहाँ कि फंक्शन के डिफरेंशियल होने के लिए
कंडीशन क्या है, तो आप क्या कहते हो कि वो साहब कंटिन्यूस होना चाहिए। अपन ने कहा अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो रिजल्ट जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह से रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन क्या होती हैं, वो होती हैं इफ़ देन सफिशिएंट कंडीशन। कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बेटा कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो आप लिखते हो ना पर्याप्त शर्त। क्या लिखते हो आप कई बार, पर्याप्त शर्त। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो आपकी पर्याप्त शर्त का मतलब क्या लिखते हो आप लोग सफिशिएंट कंडीशन का, कि इफ़ देन। तो क्या कहती है रोल प्रमेय, देखो उससे ही मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि रोल प्रमेय से समझ में आएगी आपको सफिशिएंट कंडीशन, ये इसका मीनिंग क्या है। वो ये कहती है रोल प्रमेय, यदि फलन f समवर्त अंतराल ab में परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि ये समवर्त अंतराल ab में सतत है, विवृत अंतराल ab में अवकलनीय है और fa बराबर f भी है, ठीक है, तब निश्चित रूप से c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ab ऐसा होगा जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा जीरो होगा, ठीक है। तो वो इफ़ देन वो ये कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं रोल प्रमेय की, पहली कौन सी कंटिन्यूस वाली, दूसरी कौन सी डेरिवेबल वाली, और तीसरी कौन सी fa बराबर fb वाली, तो c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ab ऐसा है जब f डैश c जीरो होगा। तो वो कहता है अगर तीनों चीज़ सेटिस्फाई होती है तब तो f डैश c जीरो होगा, लेकिन अगर तीनों सेटिस्फाई नहीं हो उसके बावजूद भी f डैश c जीरो हो सकता है कुछ फंक्शंस के केस में। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। नेसेसरी में तो क्या होता, इफ़ नॉट देन नॉट, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो किसी भी हालत में f डैश c जीरो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो कि इसको रोल प्रमेय को क्या बताता है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका मान 1 और 2 कुछ भी ले सकते हो आप उस केस में, पर इंटरवल आप खुद ही डिसाइड कर लो कि x का मान जब 0 और हाफ के बीच में है और x का मान जब हाफ और अपने क्या है 1 के बीच में है, ठीक है। तो इंटरवल कौन सा लिया मैंने, 0 1, ठीक है। उसमें फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, 0 पर फंक्शन का मान 1 है, 1 पर फंक्शन का मान 2 है। ये मैंने ध्यान रखा कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग ले ली, एक में 0 ले लिया, एक में 1 ले लिया, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो 0 जो इनिशियल पॉइंट है उस पर फंक्शन का मान 1 है और एंड पॉइंट पर फंक्शन का मान क्या है, 2 है, ठीक है। अब अपन जैसे ही जहाँ फंक्शन ब्रेक कर रहा है 2 हाफ पर, तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि f हाफ डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ हाफ प्लस 0 और डज नॉट इक्वल टू f ऑफ हाफ माइनस 0। हाफ माइनस 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, इस पे वैल्यू क्या आएगी 2, और इस पे वैल्यू कितनी आ रही है अपनी बराबर पे। बराबर पे आप लिख सकते हो एक केस में जो चीज़ वैल्यू दी हुई है अपने को कितनी दी हुई है इसमें, आप चाहो तो ये बराबर वाली वैल्यू भी लिख दो इसमें और ये 2 लिख दो, ठीक है। अब वो ये कहता है देखो f1 डज नॉट इक्वल टू f0, पहली चीज़ अपनी जो तीसरी कंडीशन आ गई। हाफ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हाफ बिलोंग टू दिस, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। और साथ में ही जब कंटिन्यूस नहीं है तो हाफ पर फंक्शन डेरिवेबल भी नहीं होगा और इसके इनिशियल और एंड पॉइंट पर फंक्शन का मान समान नहीं है। लेकिन फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि f डैश x का मान क्या होगा, यहाँ 0 होगा। f डैश x निकालो इसका, तो f डैश x क्या आएगा इसका 1 का 0 इस इंटरवल में, और यहाँ क्या आएगा इसका, ये भी 0 आएगा। तो वो कह रहा है साहब f डैश c तो अभी भी 0 हो रहा है, जबकि c बिलोंग टू क्या है 0 1, ठीक है। तो वो कह रहा है कि साहब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद भी क्या हो रही है, f डैश c 0 आ रही है। जबकि रोल प्रमेय में क्या होती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब f डैश c 0 हो जाता है। तो रोल प्रमेय की जो कंडीशन है वो कैसी है, सफिशिएंट कंडीशन है, ये ध्यान रखना हमेशा। और फंक्शन के डेरिवेटिव होने की जो कंडीशन है वो कैसी है, नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब अगर कंडीशन डूबी तो रिजल्ट भी डूब जाएगा। कहावत है ना, जैसे हम डूबे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो इफ़ नॉट देन नॉट, जैसे अगर मैं रियल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि अगर मैं रियल नहीं पढ़ाऊँगा तो तुम इसको पढ़ ही नहीं सकते, ठीक। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, नेसेसरी। लेकिन मैं रियल पढ़ाऊँ, ठीक है, तब भी बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे अलवर के, लेकिन मैं रियल नहीं पढ़ाऊँ तो भी और बहुत सारे लोग हैं जो रियल पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो वो कंडीशन कौन सी होगी? तो मेरा रियल का पढ़ाना बच्चों के लिए क्या है? एक सफिशिएंट कंडीशन है। तो ये ध्यान होनी चाहिए बेटा, जब इंटरव्यू में जाते हो आप लेक्चरशिप वगैरह के आरएस के, तो वो पूछ लेते हैं बेटा थ्रू आउट तूने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है, थ्रू आउट तूने सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी है, इसको समझा दे जरा मुझे, ठीक है। और आप उस वक्त बिल्कुल बगलें ताकते हो कि क्या मीनिंग है नेसेसरी कंडीशन। अगर नेसेसरी कंडीशन वो कंडीशन है, अगर वो डूबी तो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। सफिशिएंट कंडीशन वो है अगर ये कंडीशन लग गई तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा, लेकिन अगर कंडीशन नहीं लगी उसके बावजूद भी रिजल्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं कुछ ज्ञान के साथ शुरू बंद करते हैं और फिर अगला लेक्चर देंगे।